कॉलेज की कैंटीन में मैं अनमोल के सामने बैठी हुई थी और वो मुझे चाहत भरी नज़रों से देख रहा था, जबकि मैं उसकी नज़रों से नर्वस हो रही थी। जब अनमोल की निगाहें मुझसे हटने का नाम नहीं ले रही थीं, तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने झूठी नाराज़गी से कहा, अनमोल, अपनी नज़रें नीची करो, मुझे शर्म आ रही है। भूख लगी है, पेट पूजा भी करनी है, या फिर सिर्फ तुम्हारी नज़रों से शर्माती रहूं? मेरी बात पर अनमोल जोर से हंस पड़ा और बोला, क्या करूं यार, आज तुम्हें देखकर मन ही नहीं भर रहा। पिछले 2-3 महीने से तुम्हारी मोहब्बत के लिए तरस रहा था, और अब जाकर तुमने मेरी मोहब्बत को स्वीकार किया है। अब तुम ही बताओ कैसे मेरा दिल तुमसे भर सकता है। तुम अपनी पेट पूजा करो और मैं तुम्हें देखकर अपने दिल को सुकून दूंगा। अनमोल की बात पर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। सच था, वो पिछले कई महीनों से मेरे पीछे पीछे घूम रहा था और मैं उसे जानबूझकर तंग कर रही थी। और आज आखिरकार मैंने उसकी मोहब्बत को स्वीकार कर लिया था और वो खुशी से निहाल हो रहा था। वैसे अनमोल कॉलेज का सबसे हैंडसम और अच्छा लड़का था। सारी लड़कियां उसकी दीवानी थी, लेकिन अनमोल सिर्फ मेरा दीवाना था। मैंने सोचा था इतनी जल्दी उसे अपने पास नहीं आने दूंगी। पहले उसे थोड़ा तड़पाऊंगी, फिर उसकी मोहब्बत को स्वीकार करूंगी। और आज जब उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो मुझे कैंटीन लेकर आया था और खुशी से झूम रहा था कि तभी उसने मजाक में कहा, अच्छा ये तो बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, पागल हो गए हो क्या? हथेली पर सरसों जमाने की बात कर रहे हो? आज इजहार मोहब्बत और कल शादी की बात? तुम बिल्कुल पागल हो। मेरी बात पर वो फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। कहने लगा, यार क्या करूं, अब दिल ही नहीं मानता। तुम इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो, जब से तुम्हें देखा है दिल को चैन ही नहीं आता। मम्मी पापा से कह दूंगा, बस बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब शादी करनी है, घर बसाना है और आपको दादी बनाना है। उसकी बात पर मैंने गुस्से से उसे घूरा। मैंने कहा, अनमोल बकवास मत करो, इतनी जल्दी शादी के चक्कर में मैंने नहीं पड़ना और तुम्हारे मम्मी पापा भी कभी नहीं मानेंगे, समझे? फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, हाँ यार ये तो है, मम्मी पापा का सपना है कि मैं पढ़ाई पूरी करूं और बिजनेस में नाम कमाऊं। पापा वैसे तो खुद बिजनेसमैन हैं और वो भी यही चाहते हैं कि मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। मैंने भी उसे समझाते हुए कहा, तो पापा की ख्वाहिश पूरी करो, और मैं भी इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती, मेरी बड़ी बहन की शादी होनी अभी बाकी है। अनमोल ने सीने पर हाथ रखकर ठंडी सांस ली और उदास होकर बोला, तो फिर इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। उसकी हालत पर मैं हंस पड़ी और उसने भी हंसते हुए मुझे देखा। जल्दी जल्दी बर्गर ख़त्म करके मैं अपनी क्लास लेने चली गई थी, क्योंकि छुट्टी होने में अभी काफ़ी समय था। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था। बार बार अनमोल का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। जब मेरी सहेली रिया को ये बात पता चली, तो उसने मजाक में कहा, यार कॉलेज की कोई लड़की ऐसी नहीं जो अनमोल की दीवानी ना हो, और अनमोल तेरा दीवाना है। आई डोंट बिलीव यार। मैंने इतराते हुए कहा, हाँ भाई, हर किसी की किस्मत शिवन्या जैसी नहीं होती। रिया हंसते हुए बोली, यार सही कह रही हो। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? रिया थोड़ा गंभीर होकर बोली, अनमोल हैंडसम भी है, अमीर भी है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो रंगीन मिजाज लड़का है। उसे रंग बिरंगी तितलियों के साथ टाइम बिताना पसंद है। मेरी बड़ी बहन भी इसी कॉलेज से पास आउट हुई है, तब अनमोल उसका जूनियर था। छोटी क्लासेस से ही वो लड़कियों के साथ घूमता रहा है और उसकी दोस्तियां अक्सर हद से पार चली जाती हैं। इस उम्र में ये सब आम है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो तुम्हें इस्तेमाल करके न छोड़ दे। ये बात सुनकर एक पल के लिए मेरा दिल धड़क उठा। मैंने कहा, यार रिया, कैसी डराने वाली बातें कर रही हो? मैंने अनमोल से सच्चे दिल से मोहब्बत की है और वो भी मुझसे प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए चाहत देखी है। रिया ने गहरी सांस लेकर कहा, भगवान करे सब वैसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो। ये कहकर हम अपने अपने घर चले आए थे और दिन अपनी रफ्तार से बीतने लगे। अनमोल मुझे पसंद तो था, लेकिन उसकी मोहब्बत बहुत बोल्ड थी। वो हर वक्त मेरे करीब आने की कोशिश करता, मुझे छूने की कोशिश करता। जब मैं उसे खुद से धक्का देती तो वो हंसकर कहता, क्या यार शिवी, तुम कौन से पुराने ज़माने में जी रही हो? आजकल तो मोहब्बत में इतना सब कुछ चलता है। लेकिन मैं उसे खुद से दूर कर देती। मैं कहती, अनमोल मुझे ये सब पसंद नहीं है, शादी के बाद ये सब कुछ अच्छा लगता है।
और अनमोल मेरी बात मान भी जाता था, इसीलिए वो मुझे पसंद था। एक दिन मैं लाइब्रेरी में थी। लाइब्रेरी उस समय लगभग खाली थी और मैं अपनी पसंदीदा किताबें निकाल रही थी कि तभी अचानक से अनमोल वहाँ आया और अगले ही पल किताब मेरे हाथ से छूट कर गिरी थी। जब अनमोल ने मुझे पीछे से पकड़कर अपने होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए थे, मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने झटके से खुद को उसके हाथों से छुड़ाया था। अनमोल, तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जबकि अनमोल के चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक थी। कहने लगा, शिवी, ऐसा करने में बुराई क्या है? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये सब तो सामान्य है। ऐसा करने से रिश्ता और भी मजबूत होता है। मैं तो कब से इस बात के इंतजार में हूँ कि हम बाहर किसी अच्छे से होटल में मिल लेते हैं। ऐसा करने से एक दूसरे को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, उसने कहा और मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में जज्बातों का तूफान था और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। लेकिन अगले ही पल मैंने जल्दी से अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ाए थे और भागती हुई लाइब्रेरी से बाहर निकल आई। मुझे अनमोल की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसके बाद से मैं अनमोल से नाराज़ हो गई थी, लेकिन उसने जल्दी ही मुझे सॉरी बोलकर मना लिया था और मैं भी मान गई थी। मैं अनमोल से प्यार करती थी और उसे एक और मौका देना चाहती थी। उस दिन मैं घर पहुंची तो माहौल कुछ अलग ही था। पूरे घर की साफ सफाई हो रही थी और मेरी बड़ी बहन अनु चेहरे पर चमक लिए सोफे पर बैठी कोई मैगजीन पढ़ रही थी। मैंने उत्सुकता से पूछा, माँ क्या बात है, आज कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं क्या? मेरी माँ ने खुशी खुशी बताया, हाँ बेटा, आज अनु को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का भी साथ आ रहा है। बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर बात बन गई तो जल्दी ही सगाई और शादी हो जाएगी। मैंने अनु दीदी की तरफ देखा, वो भी बहुत खुश लग रही थी। हम दोनों ही बहनें थे, भाई कोई नहीं था। अनीता जो बड़ी थी और मैं शिवन्या छोटी। अनीता को सभी प्यार से अनु कहते, जबकि मुझे शिवी बुलाते थे। हम दोनों बहनों का मिजाज बहुत अलग था। खूबसूरती में तो हम दोनों एक से बढ़कर एक थे, लेकिन अनु का स्वभाव थोड़ा शांत और संजीदा था, जबकि मैं चंचल और शरारती थी। मैंने हंसते हुए कहा, तो दीदी, इसका मतलब जल्दी ही आपकी शादी होगी? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और जल्दी से ये कहते हुए मैं अनु के गले लग गई थी। मेरी माँ ने हंसते हुए कहा, अच्छा शिवी बेटा, ऐसा कर, अनु को इसके कमरे में लेकर जा और इसे अच्छे से तैयार कर दे। मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये हमेशा फीके रंग के कपड़े पहन लेती है। पता नहीं आजकल की लड़कियों की तरह इसका मिजाज क्यों नहीं है। अनु दीदी ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ मुझे शौक नहीं है चटक रंग पहनने का। हल्के रंग मुझे सुकून देते हैं। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींचते हुए ले गई और मैंने अपनी मर्जी से एक लाल रंग की फ़्रॉक उसके सामने रख दी। मैंने कहा, अनु तुम आज यही फ़्रॉक पहनोगी। अनु ने जैसे ही मुंह बनाया मैं हंस पड़ी थी। शिवी तेरा दिमाग ख़राब है, इतना डार्क ड्रेस पहनकर मैं लड़के के सामने जाऊंगी, एकदम कार्टून लगूंगी। उसने गुस्से में कहा और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कार्टून नहीं लगोगी, बल्कि बहुत ही प्यारी लगोगी। तुम्हारे गोरे रंग पर यह लाल रंग बहुत जचेगा। अरे लड़का तो अपनी नज़रें ही नहीं हटा पाएगा तुम्हारे ऊपर से, पहली ही नज़र में तुम पर फिदा हो जाएगा। देखना, ये शिवी का वादा है आपसे। अरे कोई बुढ़ी हो गई हो तुम जो ये हल्के रंग के कपड़े पहन लेती हो? अभी तो तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अभी तो शादी भी नहीं हुई है और इससे पहले ही बुढ़ापा अपने ऊपर चढ़ा लिया है। मैंने उसके खूबसूरत सिल्की बालों को क्लेचर से आज़ाद किया था जो उसके गालों पर बिखर गए थे। उसने जल्दी से बालों को पीछे किया। आखिरकार मेरी बातों से अनु को वो लाल ड्रेस पहननी ही पड़ी। जब अनु तैयार हुई तो मैं उसे देखती रह गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी नज़रें उससे हट ही नहीं रही थीं। मैंने उसकी नज़र उतारी और उसी वक्त मेहमान भी आ चुके थे। मम्मी ने मुझे आवाज़ दी और मैं अनु को लेकर बाहर चली आई। सामने लड़का, उसकी माँ और उसकी एक शादीशुदा बहन बैठी थीं। सबकी नज़रें हमारी तरफ उठी थीं। मैं सिंपल सफ़ेद कपड़ों में थी, जबकि अनु लाल ड्रेस में एकदम लाल गुलाब की तरह खिल रही थी। उसकी शर्माई हुई आंखें और हल्के हल्के मेकअप ने उसकी रंगत में जो गुलाबीपन शामिल किया था, वो चीख चीख कर अपनी खूबसूरती खुद बयान कर रहा था। अनु उनके सामने जाकर बैठ चुकी थी और मैंने नाश्ता वगैरह लगाना शुरू कर दिया था। लड़के को देखकर तो खुशी के मारे मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, क्योंकि वो एकदम किसी सपनों के शहजादे जैसा हैंडसम था। मैं अपनी चंचलता के कारण खुद को रोक नहीं पाई और लड़के की ओर बढ़ गई। हेलो, मेरा नाम शिवन्या है, वैसे आप मुझे शिवी भी कह सकते हैं। आपका नाम क्या है? लड़का थोड़ा झिझकते हुए बोला, मेरा नाम शिवम है।
हाय, उसकी आवाज़ भी कितनी जादू भरी थी। मैं तो उसकी आवाज़ के जादू में ही खो गई थी। लेकिन अगले ही पल उसकी बात पर मैं ज़ोर से हंस पड़ी। लो, शिवम और शिवी, क्या जोड़ी बन रही है मम्मी। ऐसा करो, अनु को छोड़ो, मेरी ही शादी शिवम से कर दो। मेरे इस मजाक पर सबकी नज़रें मेरी ओर उठ गई थीं, जैसे मुझे खा ही जाएंगी। मैंने जल्दी से अपनी जबान दांतों तले दबाई थी, शायद मैं कुछ गलत बोल गई थी। माँ ने गुस्से में कहा, शिबी उठकर किचन में देखो, खाने की तैयारी पूरी हुई या नहीं। सबकी नज़रों से बचती बचाती मैं किचन में घुस गई। उधर अनु शर्माई सकुचाई हुई शिवम के सामने बैठी हुई थी। शिवम की नज़रों में भी अनु के लिए पसंद का रंग साफ दिख रहा था। वो चोरी छिपे उसे देख रहा था। उनकी इस हरकत को परिवार के बाकी सदस्यों ने भी नोट किया था। शिवम की मां ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, ऐसा करो, तुम दोनों अकेले में कुछ देर बातें कर लो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। अगर तुम दोनों की मर्जी हुई तो हम रिश्ता आज ही पक्का कर देंगे। शिवम तो जैसे पहले ही इस बात के लिए तैयार था। वो तुरंत खड़ा हो गया और अनु को भी साथ ले गया। दोनों गार्डन में टहलते हुए हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। शिवम बोला, अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी साल है। 2 महीने बाद पेपर ख़त्म होते ही मैं पापा का बिजनेस संभालने वाला हूँ। और आप? अनु मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ और फिलहाल मम्मी के साथ घर के कामकाज सीख रही हूँ। मैं दबे कदमों से उनके पीछे पीछे आई थी और धीरे धीरे उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। शिवम ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, अच्छा अनीता जी, आपको मैं पसंद तो हूँ ना? अनु चुप रही तो शिवम फिर से बोला, बताइए ना, मैं आपको पसंद आया या नहीं, क्योंकि आप तो मुझे बहुत पसंद आई हैं। मैं इस रिश्ते के लिए दिल से राजी हूँ, लेकिन मैं आपकी मर्जी भी जानना चाहता हूँ। अनु दीदी अपनी बात नहीं रख रही थी और मुझे अनु पर गुस्सा आ रहा था। इतना हैंडसम लड़का उसे रिश्ते के लिए हाँ कहने को कह रहा था और वो बेवकूफ़ लड़की हाँ कहने में इतना समय ले रही थी। मैंने पीछे से अनु को हल्के से चुटकी काटते हुए कहा, यार बोलो ना कि हाँ ये रिश्ता पसंद है, इतना टाइम क्यों ले रही हो। मेरी इस बात पर दोनों ने चौंक कर मेरी ओर देखा था और मुझे अपने पीछे खड़े देखकर वो थोड़ा असहज हो गए थे। अनु ने गुस्से से कहा, शिवी तुम पागल हो गई हो, हम दोनों के पीछे कब से खड़ी हो। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, तब से, जब से शिवम जीजू आपको हाँ कहने को कह रहे थे और आप कुछ बोल ही नहीं रही थी। अनु ने गुस्से से नज़रों ही नज़रों में मुझे डांटा था। कहने लगी, शिवम अभी तुम्हारे जीजू नहीं बने हैं जो तुम उन्हें जीजू कह रही हो। मैंने नाक चिढ़ाते हुए मजाक में कहा, वैसे शिवम जीजू, मैं अनु की तरफ से हाँ कहती हूँ। अरे आप जैसा लड़का मिलना तो किस्मत की बात है। कितने हैंडसम हो आप, आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी जादू भरी पर्सनालिटी और आपके बोलने का अंदाज, सच में मैं तो फिदा हो गई हूँ आप पर। मैं फिर से मजाक के मूड में आई थी। अनु ने गुस्से में मेरी पीठ पर हल्के से मुक्का मारते हुए कहा, मम्मी को बुलाती हूँ अभी, और तेरी जबान बहुत तेज चलने लगी है। मैं हंसते हुए वहाँ से भाग गई थी और कहा, अनु ये रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, मुझे शिवम जीजू बहुत पसंद आए हैं। और फिर उस दिन रिश्ता पक्का हो गया। लड़का और लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, तो फिर देरी किस बात की। शिवम की माँ ने शगुन के तौर पर अनु की गोद में पैसे रख दिए थे और अपने खानदानी कंगन उतार कर अनु को पहना दिए थे। उन्होंने कहा, शिवम के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हम अपनी बहू को लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें शादी की बहुत जल्दी है। इधर मैंने अनमोल को भी खुशखबरी सुनाई कि मेरी दीदी का रिश्ता पक्का हो गया है। अनमोल भी खुश हुआ और कहा, वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुम्हारी दीदी की शादी होगी तो तुम्हारे लिए भी रास्ते खुल जाएंगे, फिर मैं भी तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दूंगा। इन 2 महीनों में मेरी और अनमोल की मोहब्बत और गहरी हो गई थी। उस दिन के बाद से अनमोल मेरे पास गलत तरीके से नहीं आया था। हाँ, अब भी जब अनमोल की नज़रें मुझ पर उठती तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता। मैं भी अनमोल की चाहत में पूरी तरह डूब चुकी थी। 2 महीने ऐसे ही उड़ गए और मैं शादी की तैयारियों में पूरी तरह डूब गई थी। मैंने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी इकलौती बहन की शादी थी और मैं इसमें कोई कमी रखना नहीं चाहती थी। शादी वाले दिन अनु बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझसे और मम्मी पापा से बिछड़ने का दुख महसूस कर रही थी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन मैंने मजाक में कहा, देखो अनु, दुल्हन बनने के बाद मत रोना, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। अरे यार, सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। कितनी मेहनत से मेकअप हुआ है और कितना पैसा लगा है, और तुम रो रो कर सारा मेकअप ख़राब कर लोगी। मैंने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की और अनु ने मुझे गले से लगा लिया।
उस दिन अनु हम सबको छोड़कर शिवम के साथ विदा हो गई और शिवम ने अनु को इतना प्यार दिया कि वो जो पहले थोड़ी गंभीर और दब्बू सी थी अब पूरी तरह खिल उठी थी। शिवम की संगत में वो बदल गई थी। उसके चेहरे पर गुलाबों की तरह मुस्कान खिलने लगी थी। शिवम तो अनु का दीवाना था। जब वो अनु को हमसे मिलाने लाता उसकी नजरें हर समय अनु के ऊपर ही टिकी रहती थीं। वो चुपके से अनु से कहता, यार अनु, मेरे साथ ही चलना, यहाँ रुकने के लिए मत कहना, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। उसकी बातें जब मेरे कानों में पड़ती तो मैं झुंझला जाती। क्या शिवम जीजू, आप मेरी दीदी को कभी अकेला नहीं छोड़ते? कभी कभी शिवम मेरी नाराजगी का ख्याल करते हुए अनु को छोड़ जाते, लेकिन अगले ही दिन फिर से लेने आ जाते। तुम क्या जानो अनु, तुम्हारे बिना मैं पूरी रात सो नहीं पाया। फिर उनकी ज़िंदगी में और भी खुशियाँ बढ़ीं जब नन्हा शौर्य उनकी ज़िंदगी में आया। शिवम और अनु दोनों अपने बेटे शौर्य से बेहद प्यार करते थे। उनकी जान बसती थी उसमें, और मैं भी अपने भांजे शौर्य की दीवानी थी। कभी कभी उनकी मोहब्बत को देखकर मुझे डर लगता था और मैं चुपके से भगवान से दुआ करती कि हे भगवान, उनके प्यार को कभी किसी की नज़र न लगे। लेकिन उनके प्यार को नज़र लग ही गई थी। मैं अब धीरे धीरे अनमोल पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढने लगे थे। मैंने अनमोल से कहा, अनमोल, अपना रिश्ता मेरे घर लेकर आओ, हम दोनों सगाई कर लेते हैं और शादी जब तुम कहोगे तब हो जाएगी। लेकिन अनमोल हर बार मुझे टाल देता था। इस बार भी उसने मुझसे 1 महीने का समय मांगा था। आज अनु दीदी का बर्थडे था और शिवम जीजू अनु दीदी और शौर्य को लेकर एक 5 स्टार होटल गए थे। रास्ते में दीदी ने मुझे भी पिकअप कर लिया था। हालांकि मम्मी मना कर रही थी, मैंने भी मना किया था कि कबाब में हड्डी बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन आज अनु दीदी के दिल में कुछ ऐसा था कि वो मुझे साथ लेकर ही गईं। कहने लगी, शिवी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तेरे बिना बर्थडे सेलिब्रेट किया हो? मेरा दिल ही नहीं करेगा। पिछले बर्थडे पर शिवम मुझे अकेले लेकर गए थे और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए आज तू मेरे साथ जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था ये अनु दीदी का आखिरी बर्थडे साबित होगा। अगर पता होता तो मैं उन्हें जाने नहीं देती। हम सब गाड़ी में सवार होकर चल पड़े थे। रास्ते में खूब मौज मस्ती कर रहे थे। अनु दीदी आगे शिवम जीजू के साथ बैठी थी, जबकि मैं शौर्य को गोद में लिए पीछे बैठी थी कि तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार ने हमारी गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मारी। हमारी गाड़ी उछलकर सड़क के किनारे गिरी थी। गाड़ी का दरवाजा एक झटके से खुला था और मैं उससे निकलकर दूर उछलकर सड़क के किनारे गिरी थी। चीखें और शोर सुनाई देने लगा। शौर्य मेरी गोद में था। इतनी दूर उछलकर गिरने के बावजूद भी मैंने शौर्य को अपने बाजुओं से नहीं छोड़ा था। उसके रोने की आवाज़ भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए गाड़ी की तरफ देखा, जहाँ से अनु के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ें भी शांत हो चुकी थीं। मेरे सिर से भी खून बह रहा था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाल कर इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन इस समय सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। हम आए भी जंगल के रास्ते से थे और ऐसा करने के लिए अनु ने ही कहा था। उसका कहना था हम लॉन्ग कट से जाएंगे, जिससे कि रास्ते में खूब सारी मस्ती कर सकें, और इसीलिए शिवम एक ऐसे रास्ते से लेकर आया था जो काफ़ी लंबा था लेकिन एकदम सुनसान था। इस वक्त भी सड़क पर कोई नहीं था जो हमारी मदद करता। सामने वाली कार भी बुरी तरह डैमेज हुई थी, लेकिन हमारी कार ने तो कई पलटे खाए थे। उस गाड़ी से ड्राइवर निकला और उसने हमारी गाड़ी के अंदर झांका था, लेकिन अगले ही पल वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग गया था। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था और मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर भी मैंने नंबर प्लेट देख ली थी। कुछ ही देर में वहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी थी और मैं भी अपने होश खोने लगी थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, नर्स, क्या हुआ? मेरे परिवार वालों को बुलाओ। मेरी दीदी, मेरे जीजू और शौर्य सब कहाँ हैं? मेरी आवाज़ सुनकर नर्स जल्दी से मेरे पास आई और बोली, आप लेटी रहिए, आपके सिर से काफ़ी खून बह चुका है और आपको बहुत कमजोरी है। मैंने कहा, नहीं, मुझे दीदी के पास जाना है, मेरी माँ को फ़ोन कर दो प्लीज़। मैं रो रही थी और चीख रही थी। एक्सीडेंट के वो पल मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे, जब शिवम जीजू और अनु दीदी के चीखने की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थीं। नर्स ने कहा, चिंता मत करें, आपके मम्मी पापा को खबर कर दी गई है, आपका पूरा परिवार अस्पताल में है। थोड़ी देर में मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई थी और उनके चेहरे पर
जो दुख और तकलीफ थी उसने मेरा दिल चीर कर रख दिया था। मैंने फटी फटी आंखों से अपनी माँ को देखा था। कुछ अनहोनी का संकेत मिल रहा था, लेकिन मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। दिल में कहीं उम्मीद की एक किरण थी कि मुझे अच्छी खबर मिलेगी। मैंने पूछा, माँ, दीदी, शिवम, जीजू, शौर्य, सब ठीक तो है ना? और अचानक ही मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। मुझे गले से लगा लिया। शिबी, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अनु मौके पर ही दम तोड़ गई। शिवम अभी बेहोश है, लेकिन खतरे से बाहर है। शौर्य चमत्कारी रूप से बच गया है, उसे बिल्कुल भी चोटें नहीं आईं। लेकिन मेरी अनु इस दुनिया से चली गई। मैं कितनी ही देर तक चुपचाप बैठी रही। मुझे कुछ होश नहीं था। जब थोड़ी समझने की क्षमता आई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। कहते हैं मुश्किल समय जल्दी ही गुजर जाता है, लेकिन हमारा ये मुश्किल समय गुजर नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। अनु की यादें मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थीं। शिवम भी घर आ चुका था। वो एकदम पागल हो गया था। हर वक्त अनु अनु चिल्लाता रहता। उसके माँ बाप भी बहुत परेशान थे। हमारे घर आए थे, बताने लगे शिवम की हालत बहुत ख़राब है। अनु के बिना उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। हर वक्त चिल्लाता रहता है, रातों को उठकर बैठ जाता है। शौर्य भी बिना माँ के बहुत परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था शौर्य को कैसे संभालूं। शौर्य को संभालूं या शिवम को संभालूं। ये कहते कहते शिवम की माँ फूट फूट कर रोने लगी। शौर्य अभी सिर्फ 1 साल का ही तो था और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। मैंने शौर्य को अपने सीने से खींच लिया, उसे बेतहाशा चूमा और फूट फूट कर रोई। मुझे उस इंसान से नफरत महसूस हो रही थी जिसकी एक छोटी सी गलती ने हमारे परिवार को दुखों के सागर में डुबो दिया था। मैं उस इंसान की शक्ल तो याद नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस वक्त सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। हालांकि मैंने बहुत कोशिशों के बाद उसकी गाड़ी का नंबर याद कर लिया था, क्योंकि गाड़ी की नंबर प्लेट ठीक मेरे सामने थी। जब हम लोग थोड़ा गम से बाहर आए तो मैंने पापा को वो नंबर बताया और उन्होंने तुरंत जाकर पुलिस को खबर की। कुछ ही दिनों बाद मेरी दीदी का मुजरिम पकड़ा गया। पुलिस ने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया था। जब मैं और मम्मी पापा वहां पहुंचे तो हमने शिवम जीजू को भी कॉल करके बुला लिया था। लेकिन जब मैंने वहां उस लड़के को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो अनमोल था, यानी अनमोल ही मेरी दीदी का कातिल था। मैं फूट फूट कर रोने लगी और वहां से उल्टे कदमों घर वापस आ गई। अनमोल ने भी मुझे देख लिया था। उसे सजा हुई थी, लेकिन कहते हैं ना, कानून अंधा होता है। वो पैसे वाला था। उसके बाप ने पुलिस का मुंह पैसों से भर दिया और उसे छोड़ दिया गया। जब शिवम जीजू को इस बात की खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने अपने आदमियों से कहकर अनमोल को अपने फार्म हाउस पर उठवा लिया और मुझे भी फ़ोन किया कि मैंने तुम्हारी बहन के कातिल को पकड़ लिया है, उसे खुद सजा दूंगा। तुम चाहो तो तुम भी आकर अपने हाथों से उसे सजा दे सकती हो। एक पल के लिए मेरा दिल घबराया था। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी आने लगी थी। फिर भी मेरे दिल में अनमोल के लिए नफरत थी। उसने मेरी बहन की जान ली थी, मेरे शौर्य को अनाथ बना दिया था। वो माफ़ी के लायक नहीं था। उसने सबसे बड़ा पाप किया था। एक तो उसने हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट किया, और फिर वो चाहता तो समय पर मेरी दीदी और जीजू को अस्पताल पहुंचा सकता था और मेरी दीदी की जान बचा सकता था। लेकिन उसने एक नज़र गाड़ी के अंदर डालकर वहां से फरार हो गया। मैं फार्म हाउस पहुंची और अपने हाथों से अनमोल को खींच खींच कर थप्पड़ लगाने लगी। मेरा गुस्सा उस पर फूट पड़ा था। मैं चीख चिल्ला रही थी, तुम कातिल हो, मेरी बहन के कातिल हो। अनमोल मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मुझे माफ़ कर दो शिबी, मैं उस वक्त डर गया था। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। जब मैं गाड़ी के अंदर झांक कर देखने लगा तो दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। मैं डर गया था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग निकला। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर गुस्सा और भी बढ़ गया। मैंने कहा, जरा सी लापरवाही ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और फिर मैं वहाँ से चली आई। शिवम ने अपने तरीके से उससे बदला ले लिया था, लेकिन मुझे इस बात की अब कोई परवाह नहीं थी। मेरा दिल तो सिर्फ अपनी दीदी की यादों में डूबा हुआ था। अनमोल की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं, लेकिन मेरे मन में उसे माफ़ करने का कोई भाव नहीं था। मेरा दिल हर तरफ से दुखों से भर गया था। और जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तो वहां पता चला कि अनमोल तो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ चुका था। इसीलिए वो मुझे इग्नोर कर रहा था और शादी के लिए मना कर रहा था। घर आने के बाद मैं फूट फूट कर रोई थी। मेरा सब कुछ एक झटके में बिखर गया था। मुझे अनमोल से नफरत महसूस हो रही थी। कुछ दिनों में मैंने खुद को संभाल लिया था, लेकिन जो घाव मेरे दिल पर लगे थे वे इतनी जल्दी भरने वाले नहीं थे।
लेकिन मुझे क्या पता था जिंदगी में अभी एक और तूफान भी आने वाला था। शिवम की माँ शिवम की दूसरी शादी करने जा रही थी। वो नन्हे शौर्य की जिम्मेदारी अब और अकेले उठा नहीं सकती थी। उनकी उम्र हो गई थी और फिर शिवम को भी अनु की यादों से निकालना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने एक लड़की पसंद कर ली थी और रिश्ता भी तय कर दिया था। लेकिन जब ये खबर मैंने सुनी तो मेरा दिल बेचैन हुआ था। बार बार मन में शौर्य का ख्याल आ रहा था। मुझे चिंता थी कि सौतेली माँ कहीं उस मासूम पर जुल्म न करे। मेरा शौर्य बहुत मासूम है, बहुत छोटा है। उसे सौतेली माँ के जुल्मों सितम की साए में नहीं रहने दूंगी। ये सोचते सोचते मैंने तय कर लिया था कि मैंने आगे क्या करना है। और फिर बड़ी हिम्मत करके मैं माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है, प्लीज़ मेरी बात से इनकार मत करना। माँ ने पूछा, हाँ बोलो बच्चे, क्या कहना है। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, मैं शिवम से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरी माँ हैरान हुई थी। ये तू कैसी बातें कर रही है? क्यों, इसमें बुराई क्या है? शिवम अच्छा लड़का है, आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने तर्क दिया। अभी शौर्य बहुत छोटा है, उसके ऊपर सौतेली माँ लाना ठीक नहीं होगा। मेरी माँ मुझसे नज़रें चुराने लगीं। मुझे भी ये ख्याल आया था, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती। मैंने शिवम की हालत देखी है। वो अनु की यादों से अब तक बाहर नहीं निकला है। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी पत्नी को खुश रख पाएगा, पति होने का फ़र्ज पूरा कर पाएगा। लेकिन माँ, हम सब कुछ जानते हैं तो हम खुदगर्ज नहीं बन सकते। आपको पता है ना कि मैं शौर्य की देखभाल अच्छे से कर सकूंगी, लेकिन उसकी सौतेली माँ शौर्य का कभी भी ध्यान नहीं रख पाएगी। हम अनु दीदी को क्या जवाब देंगे? वो जहाँ भी होंगी उनकी आत्मा दुखी होगी। अगर शौर्य को जरा भी तकलीफ पहुँची, वो हमसे सवाल करेंगी कि जब आपके पास ऑप्शन था तो आपने मेरे शौर्य को सौतेली माँ के पास क्यों डाला। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने नज़रें चुरा लीं और मुझे अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने पापा से बात की। मेरे माँ बाप ने शौर्य की खातिर इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने शिवम के माँ से बात की तो वो दिल से राजी हो गई। शिवम के माँ बाप ने कहा, हम लोग तो पहले ही इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, और अब जबकि आप लोग राजी हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हम बहुत खुश हैं। और यूं चटपट मेरी शादी शिवम से हो गई। शिवम से भी पूछा गया था, लेकिन उसने कोई भी हाव भाव प्रकट नहीं किए थे। बस एक ही बात पूछी थी, शिबी इस रिश्ते पर राजी है या नहीं। तो उसकी माँ ने बता दिया, हाँ, इस रिश्ते के लिए खुद उसने आगे बढ़कर अपने मुंह से बात की है। और ये सुनकर शिवम ने बस खामोशी से अपना चेहरा झुकाकर कह दिया था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग शौर्य की माँ लाना चाहते हैं, खुशी से लेकर आएँ, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। एक पल के लिए ये सुनकर मेरा दिल टूटा था। शिवम बिल्कुल बदल चुका था। वो पहले वाला हंसता खेलता शरारती शिवम कहीं खो गया था। खैर, मैंने अपने दिल को समझा लिया था, कोई बात नहीं, मैं शौर्य की माँ बनकर ही उस घर में जाऊंगी और उसकी खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दूंगी। मेरी आंखों में आंसू थे और यूं मैं दुल्हन बनकर अपनी ही दीदी के बेड पर उसके पति के सामने बैठी थी। बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि ये बेड मेरी बहन का था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने बहन की जगह ले ली हो। यकीन नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी ऐसा मोड़ भी ले सकती है। आंसू लगातार मेरी आंखों से बह रहे थे, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कमज़ोर पड़ूं, लेकिन अनु की यादें मुझे परेशान कर रही थीं कि तभी हल्के से दरवाज़ा बजा था। मेरा दिल धक से हुआ। मैंने शादी की रात को लेकर कितने ख्वाब देखे थे कि मैं अपने पति का इंतज़ार करूंगी, मेरा पति मेरे पास आएगा, मुझे प्यार करेगा। लेकिन अनमोल ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे। अगर अनमोल मुझे धोखा न देता तो शायद मैं इतनी जल्दबाजी में फैसला न लेती। एक धमाके से दरवाज़ा खुला और आने वाला शिवम ही था। उसकी गोद में शौर्य था। उसने मेरी ओर एक नज़र भी नहीं डाली थी। वो शौर्य से कहने लगा, सॉरी बेटा, आप बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। शिवम ने मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था, जिससे मुझे बेइज्जती महसूस हुई थी, लेकिन फिर भी मैं मन मारे बैठी हुई थी। नहीं पापा, आप भी बेड पर सोएंगे। देखिए ना, आज तो मासी भी हमारे साथ हैं। शौर्य ने अपनी तोतली जबान में कहा था। मासी अब बहुत प्यारी लग रही हैं। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा। अब शिवम ने मेरी ओर एक नज़र डाली थी। अचानक हमारी नज़रें आपस में टकराई थीं और मैंने जल्दी से अपनी नज़रें झुका लीं। शिवम ने कहा, नहीं बेटा, सॉरी, आप बेड पर सो जाओ अपनी मासी के साथ, लेकिन मैं सोफे पर सो जाऊंगा। लेकिन फिर शौर्य की जिद पर शिवम को बेड पर ही सोना पड़ा। मैं चुपचाप उठकर बाथरूम चली गई थी।
मैंने अलमारी खोली तो वहाँ सिर्फ अन्नू की ड्रेसें पड़ी हुई थीं। मैं अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं आई थी। इतनी जल्दबाजी में शादी हुई थी कि किसी बात का होश नहीं था। मैंने अन्नू की ही एक ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। जब मैं वो ड्रेस पहनकर बाहर आई तो वो मुझे देखते ही शिवम की आंखों में खून उतरने लगा। उसने आगे बढ़कर मुझे बाजू से दबोचा और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनु की ड्रेस पहनने की? अभी इसी वक्त इसे उतारो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम शौर्य की माँ बनकर आई हो ना, तो उसकी माँ बनकर रहो। मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बहन की जगह लेते हुए? मैं तुम्हारी बहन का पति था और उससे कितनी मोहब्बत करता था नहीं, बल्कि अब भी करता हूँ। फिर भी तुमने कितनी बेशर्मी से मुझे अपना पति बना लिया, बल्कि खुद अपने मुंह से रिश्ते की बात की। मैंने कहा, शिवम प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये सब मैंने शौर्य की खातिर किया है। शिवम मेरे बेहद करीब आ चुका था। तेज आवाज़ में कहा, शौर्य की खातिर किया है? फिर तुम्हें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है ना? उसके करीब आने पर मेरे दिल में जज्बात मचलने लगे। बोलो ना शिवी, तुम्हें कभी अपने पति की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, है ना? ये कहते हुए उसने मेरे गालों को छूना शुरू कर दिया था। उसकी उंगलियां मेरे होठों पर आकर रुक गईं और अगले ही पल उसने मेरी नाइटी की डोरियां खोल दीं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उतर आई थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। भले ही मैं इस रिश्ते के लिए दिल से राजी नहीं थी और ना ही मैंने अभी शिवम के साथ कोई रिश्ता बनाने का सोचा था, लेकिन पता नहीं इस रिश्ते में ऐसा क्या जादू था कि शिवम की छुअन से मेरे जज्बात मचलने लगे थे। शिवम ने जैसे ही मुझे छुआ था, मेरे पूरे शरीर में हलचल सी मच गई थी। दिल था कि अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। शिवम मेरे बेहद करीब था और अगले ही पल उसने अपने दहकते हुए होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए थे और मेरे होंठों से एक हल्की सी सिसकारी निकली थी। मेरी सांसें तेज हुई थीं और अगले ही पल मैं चौंक उठी जब शिवम ने मेरे जबड़ों को अपनी मजबूत पकड़ में दबाया था। मैं दर्द के मारे बिलबिला उठी थी। उसकी आंखों में जहां अभी खुमारी थी, अब वहां गुस्से की लपटें निकल रही थीं। कहने लगा, क्या हुआ? इतनी जल्दी शौर्य की माँ बनने का भूत उतर गया? मेरी पत्नी बनने के ख्वाब लेकर आई हूँ आंखों में, इसीलिए मेरी जरा सी संगत पर तुम्हारे जज्बात मचलने लगे। तुम्हारे दिल की तेज होती धड़कनें और दहकती सांसें इस बात की गवाही दे रही हैं कि तुम्हें मेरी संगत में मजा आ रहा है। मेरे साथ शारीरिक रिश्ता बनाकर सुख भोगना चाहती हो। तुम जैसी बेशरम लड़की मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। अभी तुम्हारी बहन को मरे दिन ही कितने हुए हैं, तब तक तुम अपनी बहन की जगह लेने आ गई और मेरी संगत के बारे में भी सोचने लगी। ये कहकर शिवम ने मुझे जोर से धक्का दिया था। इतनी बेइज्जती पर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। एक ही पल में शिवम ने मुझे बाजारू औरत का खिताब दे दिया था। गुर्राते हुए कहने लगा, मेरे करीब भी आने की कोशिश मत करना, वरना मेरे गुस्से की आग में जलकर भस्म हो जाओगी। अब जाओ और अभी के अभी अनु का ड्रेस उतार कर आओ। मैं रोती सिसकती बाथरूम में जाकर बंद हो गई थी। मुझे शिवम से इस गुस्से और इंसल्ट की उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो अनु से बहुत प्यार करता था, उसकी यादों से अब तक बाहर नहीं निकला था, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया था, मैंने दिल पर पत्थर रखकर किया था। कितनी ही देर तक मैं शावर के नीचे खड़े होकर रोती रही और जब रो रोकर मेरा दिल हल्का हुआ तो मैंने फिर से अपना वही शादी वाला लहंगा पहन लिया था और इस भारी भरकम लहंगे के साथ मैं बेड पर आकर लेट गई थी। शौर्य तो न जाने कब की नींद की आगोश में चला गया था। मैंने उसके हाथों से उसके टॉय लेकर दूर रखे थे। वो खेलते खेलते ही सो चुका था। मैं उसके करीब जाकर लेट गई। शिवम सोफे पर अपनी आंखों पर बाजू रखे लेटा था और उसके सीने पर अनु की तस्वीर रखी हुई थी। मेरे बाथरूम जाते ही उसने शायद अनु की तस्वीर को निकाल कर उससे बातें की थीं। वो सो नहीं रहा था, बल्कि जाग रहा था। मैंने ये अच्छे से महसूस किया था। मैंने लाइट ऑफ की और लेट गई। इतने भारी लहंगे में मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। मुझे रात वाले शादी के लहंगे में देखकर मेरी सांस थोड़ा शर्मिंदा हुई। वो समझ गई थी कि अभी तक हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शिवम अब भी सोफे पर ही सो रहा था और मैं मुरझाए चेहरे के साथ शादी के लहंगे में उनके सामने खड़ी थी। मेरी सास ने कहा, शिवी बेटा क्या बात है, तुमने रात को कपड़े भी नहीं बदले? इतने भारी लहंगे में तुम्हें नींद कैसे आई? मैं हकलाकर रह गई थी। मैंने कहा, मम्मी जी वो मैं, अरे तुम्हारी बहन की अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, उनमें से कोई निकाल कर पहन लेती। मैंने नज़रें झुका दी थीं और शायद
मेरी सास मेरी झुकी हुई नज़रों का मतलब समझ गई थी। उन्होंने मेरा हाथ थामकर मुझे बाहर ले जाते हुए कहा, कोई बात नहीं शिवी, शिवम जल्दी ही इन सब हालातों से बाहर आ जाएगा, तुम्हारी परवाह भी करेगा। मेरा दिल कहता है वो तुम्हें प्यार भी करेगा, तुम्हें पत्नी होने का हक और सम्मान भी देगा। बस थोड़ा सा समय सब्र से बिता लो मेरी बच्ची। फिर कहने लगी, अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में जाओ और मेरी कोई अच्छी सी साड़ी निकाल कर पहन लो, फिर हम मार्केट चलेंगे और मैं तुम्हें शॉपिंग भी कराऊंगी। मैं अपनी सास के कमरे में गई। नहा धोकर मैंने हल्की काम वाली साड़ी पहन ली। उसके बाद मेरी सास मुझे मार्केट लेकर गई और मुझे शॉपिंग भी कराई। उस दिन मैंने शिवम के बारे में ना सोचने का मन बना लिया था और मेरा मन धीरे धीरे शांत भी होने लगा था और मैंने अपने लिए कुछ नया महसूस किया था, क्योंकि शिवम तो अनु के लिए बिल्कुल दीवाना था। वो हर रात अनु की तस्वीर से बातें करता, कभी रोता कभी उदास होता। उसकी हालत देखकर मुझे चिंता होने लगी थी। मुझे उससे कोई जलन नहीं होती थी, बल्कि मुझे गर्व था कि मेरी दीदी कितनी किस्मत वाली थी कि उसे शिवम जैसा पति मिला था। लेकिन शिवम की हालत पर मुझे दुख भी होता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, फिर शिवम क्यों उस बात को समझ नहीं लेता। शिवम हर पल मुझे टॉर्चर करता था, मुझे दुख देने का कोई मौका नहीं छोड़ता। उसके दिल में ये ख्याल घर कर गया था कि मैंने अनु की जगह ली है। कभी कभी बेवजह वो मेरे पास आता, मेरे बालों को बिगाड़ देता, तो कभी मेरा मेकअप ख़राब कर देता, कभी मेरे हाथों से चूड़ियाँ उतार कर फेंक देता। गुस्से से कहता, तुम अनु बनने की कोशिश कर रही हो, तुमने हेयर स्टाइल अनु जैसा किया है, तुमने ये मेकअप अनु जैसा किया है, तुमने ये लाल रंग की चूड़ियाँ क्यों पहनी, ये अनु को बहुत पसंद थी। मैं शिवम की इन हरकतों से परेशान हो गई थी और अब तो मैंने खुद को सजाना भी छोड़ दिया था। मेरी सास मेरा हौसला बढ़ाती, मुझे समझाती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं अपने आंसू अंदर ही अंदर पी जाती। हमारी शादी को धीरे धीरे 1 साल हो चुका था और इस 1 साल में मैंने जो कुछ भी झेला था वो मैं ही जानती थी या फिर मेरा भगवान जानता था। इस 1 साल में शिवम ने मेरे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए कोई नफरत का भाव नहीं आया था। पता नहीं कैसा जादू था शिवम की पर्सनालिटी में कि मेरा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खींचने लगता था। मेरे दिल में उसकी मोहब्बत का बीज पड़ चुका था, जो धीरे धीरे नई कोपलें फोड़ने लगा था। शिवम के पागलपन में भी थोड़ी कमी आने लगी थी। अब वो अनु को पहले की तरह रो रो कर पागलों की तरह याद नहीं करता था। हाँ, उसकी तस्वीर उसने अभी तक कमरे से नहीं निकाली थी और रात को सोने से पहले वो हमेशा उसकी तस्वीर से बातें करता था। लेकिन दिन में अब वो सामान्य रहने लगा था, शौर्य से बातें करता, मुझसे भी कभी कभी 1-2 बात कर लेता था। आज भी शिवम अनु की तस्वीर लिए सोफे पर सो गया था। मैं हल्के से चलते हुए शिवम के पास गई थी। शिवम बेखबर सो रहा था। अनु की तस्वीर का फ्रेम उसकी गर्दन में चुभ रहा था, लेकिन उसे इस बात का होश नहीं था। मुझे उसकी तकलीफ का एहसास हुआ तो मैंने आगे बढ़कर फ्रेम उसके हाथों से निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने फ्रेम को हाथ लगाया था, शिवम की आंख खुल गई। मेरे हाथ में तस्वीर देखते ही उसने झट से मेरा बाजू दबोच लिया और उठकर बैठ गया। मेरा हाथ फ्रेम से हट चुका था। मैं हड़बड़ाई हुई थी। मैंने कहा, शिवम वो फ्रेम का कोना, लेकिन मेरे शब्द मेरे मुंह में ही रह गए थे। शिवम ने मुझे खींच कर सोफे पर गिरा दिया था। उसने मेरे बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या चाहती हो तुम? हाँ, मैं अनु की यादों से बाहर आ जाऊं और तुम्हारे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूं। बहुत खुदगर्ज हो तुम, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा और आज के बाद कभी हिम्मत भी मत करना मेरी अनु की तस्वीर को हाथ लगाने की। सोचना भी मत। उसकी आंखों में जो गुस्सा था उसने मेरे दिल में डर और उदासी भर दी। उसकी सोच मुझे बुरी तरह चुभ रही थी। मैंने कहा, शिवम तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं दीदी की जगह लेना नहीं चाहती। मुझे तो खुशी होती है कि तुम उनसे इतना प्यार करते थे, लेकिन समझने की कोशिश करो, दीदी अब इस दुनिया में नहीं है। जो हकीकत है उसे स्वीकार करो। जिंदगी बहुत बड़ी होती है, इस तरह घुट घुट कर तो नहीं गुजरेगी ना। तुम बहुत बुरे हो शिवम। अगर तुम्हें दीदी का ही ख्याल होता तब भी तुम मुझे इतनी तकलीफ नहीं देते। अब मैं अकेलापन सह नहीं पाती। मैं घुट घुट कर जी रही हूँ शिवम। दीदी जहाँ भी होंगी ये सब देखकर उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे तुम इतनी तकलीफ जो देते हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, जिन्हें मैंने बेदर्दी से साफ किया था। मैंने कहा, शिवम मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति हो। मेरा दिल भी अब तुम्हारे लिए धड़कता है और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता
कोई नाजायज रिश्ता नहीं है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। कभी कभी जब मैं बहुत उदास होती हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि तुम्हारे सीने में सिर रखकर सुकून पाऊँ। मुझे अपनी बाहों में लेकर तुम तसल्ली दो कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अपने दुख को अंदर ही अंदर सहती रहती हूँ, किसी से कुछ कह नहीं पाती। ठीक है, तुम मुझे बेशर्म कहो, गिरा हुआ कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं इस बात का इकरार करती हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी संगत चाहिए शिवम। मुझे अपने पति की चाहत चाहिए। मैं भी अपने पति की चाहत की हकदार हूँ। क्यों मुझे मेरे इस हक से दूर रखा हुआ है? मुझे अपनी मोहब्बत में समेट लो शिवम। अब और अकेली ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। मुझे अपनी पनाहों में ले लो शिवम। मैं अकेले चलते चलते थक चुकी हूँ। मेरी बातें सुनकर शिवम की पकड़ मुझ पर ढीली पड़ी थी। वो हैरान नज़रों से मुझे देख रहा था और कितनी ही देर तक वो मुझे देखता रहा और फिर जल्दी से उठकर बालकनी में चला गया। मैं वहीं सोफे पर ही सो गई थी। सुबह मेरी आँख खुली तो शिवम बेड पर शौर्य के पास लेटा हुआ था। रात वाली बातें याद आते ही मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैं जज्बातों में कुछ ज़्यादा ही बह गई थी। मैंने तो अपना पूरा दिल खोल कर शिवम के सामने रख दिया था। जब उसने मुझे उठते देखा तो उसकी आंख भी खुल गई थी। हमारी नज़रें आपस में टकराई थीं और मेरा दिल धड़क उठा। पता नहीं शिवम की आंखों में ऐसा किया था कि मैं उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला सकी और जल्दी से उठकर बाथरूम में घुस गई। उसके बाद से शिवम एकदम बदल गया था। उसने अब रात को अनु की तस्वीरों से बातें करना भी बंद कर दिया था, बल्कि अब वो मेरे साथ बातें करने लगा था। मेरे लिए कभी कभी कुछ सामान भी लाने लगा था और मेरे साथ नरमी से पेश आने लगा था। कभी कभी मेरी ओर एकटक निहारता तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता और मैं जल्दी से शौर्य में बिजी हो जाती। उस दिन शिवम के दोस्त के घर सालगिरह पार्टी थी और शिवम ने मुझे भी चलने को कहा। उसने मेरे लिए खूबसूरत सी ड्रेस भी लाकर दी थी। मैं खुशी खुशी वो पहनकर तैयार भी हो गई थी और जब शिवम कमरे में आया तो कुछ पल के लिए मुझे देखकर रुक गया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी नज़रें मुझसे चुराई थीं। कहने लगा, चलो हम लेट हो रहे हैं। लेकिन अगले ही पल वो चौंक गया। उसने मेरे हाथों की तरफ देखा जिसमें ब्राउन कलर की चूड़ियाँ थीं, जबकि मेरा ड्रेस रेड कलर का था। जब से उसने मुझे रेड कलर की चूड़ियों के लिए डांटा था तब से मैंने उन्हें पहनना छोड़ दिया था। लेकिन आज मैंने रेड कलर के साथ मैचिंग चूड़ियाँ नहीं पहनी थीं। शिवम ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को थाम लिया। कहने लगा, रेड कलर के साथ ब्राउन चूड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रहीं। ये कहते हुए उसने धीरे धीरे मेरे हाथों से चूड़ियाँ उतारना शुरू कर दी थीं और फिर ड्रेसिंग टेबल की दराज खोलकर उसने रेड कलर की चूड़ियाँ निकाल ली थीं और बड़े प्यार से मेरे हाथों में पहनाई थीं। अब तुम अच्छी लग रही हो, मैंने कहा। लेकिन शिवम, ये चूड़ियाँ तो दीदी की थीं। शिवम ने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। कहने लगा, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी दीदी को ये चूड़ियाँ बहुत पसंद थीं, लेकिन क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? अगर तुम्हें ये पसंद हैं तो तुम भी इन्हें पहन सकती हो। तुम्हारा हर रंग पर हक है, हर चीज़ पर हक है। फिर अचानक ही शिवम ने कमर से मुझे अपने करीब खींचा था। उसकी अचानक इस हरकत पर मेरी सांसें अटक गई थीं और अगले ही पल उसने मेरे जूड़े में कैद बालों को एकदम खोल दिया था। कहने लगा, खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हो। कुछ बाल बिखर कर मेरे गालों पर आए थे जो शिवम ने अपने हाथों से समेट कर मेरे कान के पीछे कर दिए थे। मेरे गाल शिवम की इतनी संगत पर तपने लगे थे। दिल की धड़कनें तेज हुई थीं, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद को संभाला था कि कहीं शिवम मेरे दिल की धड़कनों को महसूस न कर ले और मुझे बेशर्म का खिताब न दे दे। उसकी बातें याद करके मेरा दिल उदास हुआ था। मेरी उदासी को शिवम ने भी महसूस कर लिया था। माहौल को हल्का करने के लिए बोला, चलो अब क्या सोच रही हो, हम लेट हो जाएंगे। पार्टी में सब लोगों ने मेरी तारीफ की थी, बल्कि हम लोगों की जोड़ी को सराहा था। शिवम भी काफ़ी खुश लग रहा था। रात को हम जब पार्टी से लौटे तो काफ़ी रात हो गई थी और शौर्य अपनी दादी के पास ही सो चुका था। शिवम कमरे में चला गया था और मैं शौर्य को लेने अपनी सास के कमरे में चली गई, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, शिवी, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। तुम्हारी शादी को 1.5 साल हो चुका है, लेकिन मेरी बूढ़ी आंखों से कुछ छिपा नहीं है। तुम दोनों ने अब तक अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं की है। तुम दोनों अलग अलग सोते हो, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन शिवी, आज मैंने शिवम की आंखों में तुम्हारे लिए कुछ देखा है। वही भाव देखे हैं जो उसकी आंखों में अनु के लिए हुआ करते थे। आज वही भाव मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए देखे हैं। इससे पहले कि शिवम की मोहब्बत उसके दिल में ही कहीं दम तोड़ जाए, उसकी मोहब्बत को आगे बढ़कर स्वीकार कर लो।
उसने एक कदम तुम्हारी ओर बढ़ाया है, एक कदम तुम उसकी ओर बढ़ाओ और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर लो। शौर्य को मेरे पास ही रहने दो। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सास की बात का मतलब समझकर मैं थोड़ा शर्मा गई थी, लेकिन दिल की धड़कनें भी तेज हुई थीं। मेरी सास जो कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। शिवम की नज़रों में कुछ दिनों से मेरे लिए बेचैनी थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। मेरी तरफ कदम उठाता है लेकिन फिर वापस खींच लेता है। रात को सोते हुए सोफे पर करवटें बदलता रहता था तो कभी कभी मेरी ओर देखने लगता, लेकिन मैं जल्दी से शिवम से नज़रें चुराकर शौर्य की तरफ करवट ले लेती। लेकिन मुझे अपनी पीठ पर शिवम की नज़रों की तपिश महसूस होती थी। इन 1.5 सालों में जो हमारे बीच एक दूरी बन गई थी वो किसी तरह पट नहीं रही थी। जब मैं कमरे में आई तो शिवम फ्रेश होने के बाद सोफे पर लेट चुका था। मैं भी एक हल्का फुल्का सूट लेकर बाथरूम में चली गई थी। फ्रेश होने के बाद मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने खुले बालों का जूड़ा बनाने के लिए जैसे ही मैंने अपने बालों को समेटा था, मेरे कुछ बाल कुर्ते की जिप में फंस चुके थे। मैंने निकालने की कोशिश की लेकिन बाल कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह फंसे हुए थे और जब मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से खींचा तो दर्द से मेरे मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली थी। लेकिन मैंने अपनी सिसकी को अपने लबों में ही दबा लिया था कि कहीं शिवम डिस्टर्ब ना हो जाए। मैं खुद ही कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मेरे बाल चैन से बाहर आ जाएं, लेकिन बाल कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से जिप में फंस चुके थे। अब मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था कि मैं कैंची से बालों को काट कर बालों को जिप से निकालती। और मैंने जैसे ही कैंची उठाई थी और बालों को काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अगले ही पल शिवम ने मेरे हाथों को थाम लिया था। वो न जाने कब से मेरी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था, लेकिन सोने का नाटक कर रहा था। कहने लगा, पागल हो, इतने खूबसूरत बालों को काट कर उनका सत्यानाश करोगी? लाओ, मैं निकाल देता हूँ। उसने मेरे हाथों से कैंची लेकर रख दी और मेरे बालों को निकालने की कोशिश करने लगा। उसके हाथों का स्पर्श जैसे ही मेरी गर्दन पर लगा था, मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। दिल की धड़कनें शोर मचाने लगी थीं। बाल शायद जिप से निकल चुके थे, लेकिन अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई जब शिवम ने अपने दहकते लब मेरी गर्दन पर रखे थे। मैं चौंक कर शिवम की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में खुमारी भरी हुई थी और उसकी इस मदहोशी को देखकर मेरी पलकें लरज उठी थीं। मेरे होंठ कुछ कहने के लिए खुले थे, लेकिन शिवम ने उन पर उंगली रख दी। कहने लगा, बस शिवी, अब मैं तुम्हें और तकलीफ़ नहीं दे सकता। तुम्हें तुम्हारे हक़ की मोहब्बत देना चाहता हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया और तुमने मेरे हर जुल्म को हंसकर सहा। हाँ, मैं मानता हूँ अनु से मैं बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन कब अनु की जगह तुम मेरे दिल में धड़कन बनकर धड़कने लगी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। और उस दिन जब तुम मेरे सामने रो रही थीं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थीं, तो तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। अनु की यादों पर तुम्हारी मोहब्बत भारी पड़ चुकी है शिवी। इस दिल में अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी है। अनु की यादों को मैंने दिल के किसी कोने में दफन कर दिया है। ये कहते कहते शिवम ने मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे और बेकरारी से मुझे चूमना शुरू कर दिया। और फिर अगले ही पल शिवम ने मेरे कुर्ते की जिप खोल दी थी। इस बार मैंने अपने दिल की धड़कनों पर कोई पहरे नहीं बिठाए थे, बल्कि अब मेरी धड़कनें शिवम की धड़कनों के साथ मिलकर धड़क रही थीं। शिवम ने हल्के से मुझे अपने बाजुओं में उठाया था और बेड पर लेकर आया। उस रात उसने मुझे वो चाहत और मोहब्बत दी जिसके लिए मैं न जाने कब से तरस रही थी। शिवम की मोहब्बत और संगत पाकर मैं पूरी हो गई थी। शिवम ने कसकर मुझे अपनी बाजुओं में समेटा हुआ था। वो रात हमारी ज़िंदगी की खुशियों भरी रात थी। अगले दिन मेरी सास ने मेरे चेहरे पर शर्म के रंग देखे तो वो सब कुछ समझ चुकी थीं और उन्होंने आगे बढ़कर मुझे आशीर्वाद दिया। शिवम ने हमारे कमरे से अनु की और अपनी तस्वीर निकालकर मेरी और अपनी एक बड़ी सी तस्वीर लगाई थी। अनु के सारे कपड़े निकालकर उसने स्टोर रूम में सहेज कर रख दिए थे, जबकि उस अलमारी में अब सिर्फ और सिर्फ मेरे कपड़े थे। मेरे हाथों को थाम कर शिवम कहने लगा, शिवी, वादा करता हूँ अनु की झलक भी अब हमारी लाइफ में नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत की हकदार अब तुम रहोगी। और मुझे पता है मेरे इस फैसले पर अनु भी खुश हो रही होगी, क्योंकि तुम उसकी सबसे प्यारी और छोटी बहन हो। अनु तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी और आज तुम्हें यूँ खुश देखकर वो भी खुश हो रही होगी। मैंने जल्दी से शिवम के सीने में अपना सर छुपा लिया था और वाकई शिवम ने अपना कहा सच कर दिखाया। उसने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं शिवम की मोहब्बत में दिनों दिन निखरने लगी थी। आज हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं,
लेकिन शिवम की मोहब्बत में और उसकी बेकरारियों में जरा भी कमी नहीं आई थी। वो मुझे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, मेरी जरा सी तकलीफ पर तड़प उठता है। शिवम की इतनी मोहब्बत पर मेरी आंखें भीग जाती हैं। कभी कभी तो मेरा दिल डर से कांपने लगता है कि कहीं भगवान हमारी खुशियों को भी किसी की नज़र न लगा दे। भगवान ने मुझे एक नन्ही परी भी दे दी और यूं हमारी फैमिली पूरी हो गई थी। मैं अपनी आने वाली खुशियों के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि हमारे प्यार को कभी किसी की नज़र न लगे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी थी शिवम और शिवी के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। जाते जाते हमारी कहानी को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर जाया करें दोस्तों, जिससे कि हमें पता लगे आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।